So, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो आज के वीडियो में हम जो फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम श्वेजर बुक 5। बुक 5 में हमारा दो टॉपिक दे रखे हैं, एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2। हम सबसे पहले ये करेंगे, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो काफी इजी है एंड स्टार्टिंग में आपको जो बेस डेवलप करने के लिए टॉपिक जो भी चाहिए उसके लिए वो बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, उस वहीं से हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, फिर हम कॉर्पोरेट इशूअर्स करेंगे, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 1, एथिक्स, ऐसे ऐसे करते करके आते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको आपके साथ साथ श्वेजर के क्वेश्चंस, आप पहले अपने स्टूडियो स्टॉप्स के नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम श्वेजर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ अपना ये सीएफए के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, सीएफए सी बुक के जो क्वेश्चन होते हैं, राइट। ठीक है, हम ये सारे डिस्कस करेंगे और ये आज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो देर माइट बी हाई चांसेस, हाई तो नहीं बट देर माइट बी चांसेस कि कुछ ना कुछ चीजें रह जाए मेरी साइड से बतानी, जो यस एक्सप्लेन करनी, तो आप मेरे को ना रियल फीडबैक दे देना इन द कमेंट सेक्शन। आई रिस्पेक्ट योर आई रिस्पेक्ट योर कमेंट्स। ठीक है, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा वीडियो बाय वीडियो। ठीक है, तो हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या रहेगा कि सबसे पहले हम स्टूडियो स्टॉप्स के नोट्स देखेंगे, उसके बाद श्वेजर के नोट्स को रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सी बुक से। ये तीन चीजें हमने कर ली ना, फिर उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, फिर हमारा जो सीएफए का करिकुलम है बहुत स्मूथली जाएगा एंड वी वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बुक 5, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2 बुक 5, उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे आप पिंक कर देना या अपना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टूडियो टॉप नोट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2 बुक 5। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है, एज यू कैन सी हेयर, ये हमारी श्वेजर बुक है। उसमें हमारा जो टॉपिक है ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू, जिस पर मैंने आपको बोला है पहले हम स्टूडियो स्टॉप्स के नोट से बेस डेवलप करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक बार रीड मारते जाएंगे साइड बाय साइड, देन वील गो टू दैट थिंग, अपना जो सी बुक है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, या मैं आपको वो क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दे दूंगा, आप करके देखना आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो गाइज ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2 का ओवरव्यू, ये स्टूडियो स्टॉप के नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या हमारी कम्युनिटी पे मिल जाएगी, प्रेफर यही रहेगा, प्रेफरेबली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों दोनों उसका, कम्युनिटी का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, दोनों ज्वाइन करके रखना। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2 में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ओवरव्यू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ओवरव्यू था ना हमारे यहाँ पे, एज यू कैन सी है टॉपिक्स में, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू ये करना है। इसमें मॉड्यूल 1 आज करेंगे, 85.1 आज करेंगे, और ये 85.2 वाला कल करेंगे। तो 85.1 में क्या दे रखा है आपको, कि सबसे पहले जानते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। ठीक है, वैसे तो आप सबको आइडिया होगा पोर्टफोलियो क्या होता है, बट मेनी ऑफ द फोक्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड या फाइनेंस बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनको पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा नहीं पता होगा कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो होता है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मल्टीपल एसेट्स के अंदर। ठीक है, मतलब एक या दो से ज्यादा एसेट्स के अंदर जब हम अपन इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, जब हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं, जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर दोगे, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। ठीक है, अलग मतलब मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आपने ये करा, 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए के टाटा के शेयर ले लिए, 2 लाख रुपए का कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया, 3 लाख रुपए के अदानी के शेयर ले लिए, 1 लाख रुपए के कोई स्मॉल कैप शेयर ले लिए, रिस्की शेयर ले लिए, कुछ एसआईपी में डाल दिया, तो ये क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो होगा। कि पोर्टफोलियो ये चीज होती है। और आपका जो पेपर है वो एक एमसीक्यू बेस्ड होगा, जैसा कि आप लोग अवेयर होंगे। ठीक है, एमसीक्यू पेपर होगा तो उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इस तरीके से लर्निंग करेंगे कि आपको चीजों को चीजें समझ आए, क्योंकि एट द जो क्वेश्चन है आपके वो एमसीक्यू फॉर्म में आने वाले हैं। ये कोई थ्योरी लिखने को तो आने वाली है नहीं, तो कोई रॉट लर्निंग का तो फायदा है नहीं, तो बस आप समझना कॉन्सेप्ट को और अपनी लैंग्वेज में लिखना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो हमारा होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स।
पोर्टफोलियो क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ एसेट्स। बस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ कि पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव क्या होता है। मेन आपका पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इसमें जो भी आप क्वेश्चन वगैरह देखेंगे पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपसे पूछे कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव क्या होता है? पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव होता है जिसमें जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम इवेलुएट करते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि कितना रिस्क है, जो भी हम जिस भी चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें आ रहा है कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं जो कंक्लूड करती है, जैसे मॉडर्न पोर्टफोलियो जो थ्योरी है हमारी वो ये कंक्लूड करती है कि अगर आप किसी भी सिक्योरिटी पे एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो, मान लो कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था 10 लाख रुपए का। मान लो कि आप जो 10 लाख रुपए हैं वो पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर रहे हो एक कंपनी के अंदर से, आप सारे के सारे पैसे अदानी में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अब आप अपने सारे पैसे एक ही उसमें लगा दिए, क्या कहते हैं, एक ही चीज के अंदर लगा दिए, तो क्या होगा उससे? उससे आपका ये हाल होगा कि मान लो अदानी जैसे भी बीच में हिडनबर्ग के केस के जैसे गिर गई थी काफी ज्यादा, तो मान लो अगर आपने एक पे लगा दिया होता खाली अदानी पे पैसा होता, तो आपको कितना ज्यादा लॉस हो सकता था उस टाइम पीरियड पे। ऑल तो उठ गई अदानी, पर उस टाइम पे इतना लॉस हो सकता था। ठीक है, तो ये रिस्की होता है। और साथ साथ ये करना एक वाइसफुल डिसीजन नहीं होता अनलेस अनटिल और अनलेस यू आर वेरी श्योर। मान लो, पर स्टिल अगर आप वेरी श्योर भी हो, स्टिल आपको सारा पैसा एक ही चीज के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव यही कहता है कि हमको जो रिस्क में, अगर हम सिंगल सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स है उससे ज्यादा देर आर हाई चांसेस कि हमें रिस्क का सामना करना पड़े एज कम्पेयर टू हायर इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर हम अपने इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, अगर हम अपनी उसको डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, अगर हम अलग अलग एसेट्स वगैरह में पैसे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो कम हो जाएगा, वेराज जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसको इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मान लो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है एक स्टॉक पे लगा के 10%, और उस पर जो रिस्क मिल रहा है आपको 8%, ये 30% का मिल रहा है। वहीं अगर आप डाइवर्सिफाई कर लोगे तो आपका जो रिटर्न है वो तो 10% ही रहेगा, पर जो आपका ये रिस्क था वो बहुत एक्सटेंट तक कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। अब इसकी एक कंक्लूजन है, आपको आई होप अभी तक समझ आ रहा होगा, एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज पार्डन मी अगर मेरी साइड से थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या कुछ हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में रियल फीडबैक देना। मैं अपने आप को सच में इंप्रूव करना चाहता हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन यही ड्रॉ होता है आपका कि वी शुड नॉट पुट ऑल आर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, ये जो लाइन थी, ये जो कोट था, ये हमारे माननीय वॉरेन बफेट के द्वारा दिया गया था। वो एक स्टॉक मार्केट किंग थे। ठीक है, वो वैल्यूएशन वगैरह के किंग थे, तो उन लोगों ने उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था कि जो आपका सारा पैसा है वो एक बास्केट पे, मतलब अपने, मतलब एग्स हियर रेफर टू द मनी एंड बास्केट रेफर टू द स्टॉक। तो ये कह रहे हैं कि वॉरेन बफे का भी ये कहना था कि अपना सारा पैसा जो है वो एक ही स्टॉक पे मत डालो, उसको डाइवर्सिफाई करो। अगर आपका पैसा है तो 8-10 स्टॉक के अंदर डाइवर्सिफाई करो, पैसे को डिवाइड करके डालो, क्योंकि उसी से ही आपका रिस्क कम होता है और रिटर्न बढ़ता है। ठीक है, ऐसी ही अगर जैसे ये पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव का एग्जाम को और अच्छे से समझने के लिए कि कितना रिस्की हो सकता है, उसका एक एग्जाम्पल और लेंगे। मान लो आप रिस्की ट्रेडर हो भैया। आपने ये करा, आपने यस बैंक में मान लो 2019 में पैसे डाल दिए थे, 280 रुपए का शेयर चल रहा था अराउंड। तो आपने उसके अंदर अपने जितने भी पैसे पड़े थे आपके 10 लाख रुपए, वो 10 के 10 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, मान लो 2 करोड़ रुपए डाल दिया आपने। ठीक है, मान लो आपने 280 रुपए का खरीदा, 2019 में कोविड आ रहा था, नीचे फॉल आ गया था, तो आपने सोचा कि 280 है, तो मान लो 200 भी चला गया, आपने 200 रुपए पे बाय कर लिया इसका, यस बैंक का। और उसकी वैल्यू आज आपको पता है, जो आपने उस टाइम पे 200 रुपए का बाय किया होता और सारे पैसे अगर आपने इसमें लगा दिए होते, अपने 2 के 2 करोड़ रुपए यस बैंक में लगा दिए होते, पूरी सेविंग लगा दी होती है आपने, तो क्या हाल होता आपका? तो क्या होता कि अगर आपके जो 2 करोड़ रुपए हैं जो आपने यस बैंक में लगाए होते हैं 2019 में, उसकी वैल्यू आज 20 लाख से भी कम होती। ठीक है, इतना ज्यादा वो तुम्हारा गिर गया था, मतलब गिरा हुआ है। ठीक है, ये आज की वैल्यू 24 रुपए के आसपास।
तो ये एग्जाम्पल है। अगर आपने डाइवर्सिफाई करा होता 2 करोड़ की जगह हर स्टॉक्स में 20-20 लाख 10-10 लाख लगाए होते, तो आपके 2 करोड़, ये 1 करोड़ 80 लाख ना डूब के खाली कुछ 2-2.5 लाख, वो भी कम नहीं है, पर हाँ 2-2.5 लाख ही डूबता है एज कम्पेयर टू 1.8 करोड़। राइट, तो ये होता है डाइवर्सिफाई करने का फायदा। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। एग्जाम में ये पूछता है आपसे कि डाइवर्सिफिकेशन रेशियो कैसे निकालेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि फाइंड द डाइवर्सिफिकेशन रेशियो फॉर द सेम, एंड ऑप्शंस दे देगा आपको। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द रिस्क ऑफ एन इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ऑफ एन सिक्योरिटीज टू द रिस्क ऑफ द सिंगल सिक्योरिटी रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम एन सिक्योरिटीज। ये क्या कह रहा है, कि रेशियो होता है जिसमें हम जो हमारी ये हमारा रेशियो होता है किसका, जो इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो है उसका एक सिंगल सिक्योरिटी के रिस्क से। मान लो कि आपका, अगर आपने इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो कर लिया, मतलब एक पोर्टफोलियो बनाया आपने डिसेंट आठ, सब में पैसा 10-10% डाल दिया स्टॉक्स में, उसमें कितना रिस्क होगा एज कंपेयर टू सिंगल सिक्योरिटी में आप डालते हो तो कितना रिस्क होगा, तो होता है डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आपका जो एवरेज रिस्क है एक्स स्टॉक पे, ठीक है, खाली एक्स स्टॉक पे आपका जो रिस्क है वो 20% है, और whereas आप अगर आप खाली मतलब ये है कि अगर आप एक्स स्टॉक में पैसा लगा देते हो तो 1 साल बाद हाई चांसेस हैं कि वो 20% तक गिर जाएगा। वेराज अगर आप मतलब मैक्सिमम चांसेस यही है, वेराज जो रिस्क है इसका इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो का वो 10% है। ठीक है, तो अगर आप इक्वली वेट करते पोर्टफोलियो का तो जो मैक्सिमम आपको नुकसान होगा वो 10% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन रेशियो क्या कहेगा इसमें, डाइवर्सिफिकेशन रेशियो कहता है हमारा रिस्क, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से करना, नोट्स को बनाते जाना, साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट करते रहो और अपनी लैंग्वेज में भी लिखते रहो। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो क्या होता है, रिस्क ऑफ इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ एक्स स्टॉक। ठीक है, इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो अपॉन रिस्क ऑफ एक्स स्टॉक। ये करोगे तो आपका इक्वली वेट वो निकल जाएगा डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रेशियो लोअर होगा उतना ज्यादा हमारा रिस्क रिडक्शन बेनिफिट मिलेंगे। रिस्क रिडक्शन बेनिफिट मतलब उतना कम रिस्क होगा आपको ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में उतना कम रिस्क होगा जितना ज्यादा कम आपका डाइवर्सिफिकेशन रेशियो होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप्स। अब हम जानते हैं स्टेप्स के बारे में जो हमें फॉलो करने होंगे इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। सो द स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो वाइल क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, वाइल हाँ क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पीएफ क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप होता है, सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है। अगर आप मान लो सीएफए बन गए और आपके पास कोई आता है कि भैया हमारा पोर्टफोलियो बना दो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्लानिंग स्टेप पे आना होगा। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं, एक होता है प्लानिंग स्टेप, एक होता है एग्जीक्यूशन स्टेप, एक होता है फीडबैक स्टेप। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग स्टेप की। तो प्लानिंग स्टेप में क्या होता है आपका, प्लानिंग स्टेप में आपको सबसे पहले जो क्लाइंट है आपका, जो भी मान लो क्लाइंट से कि आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए कि भैया मेरा पोर्टफोलियो बना दो, मेरे पास 30 लाख रुपए हैं। तो मेरे को सबसे पहले आपकी नीड समझनी पड़ेगी कि आपको एक फिक्स इनकम चाहिए उस चीज से, मतलब जो पोर्टफोलियो में आपका बना रहा हूँ उससे आपको कोई फिक्स इनकम चाहिए हर महीने, या आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि आप रिस्क फ्री बंदे हो या रिस्क मतलब रिस्क टेकर बंदे हो, या फिर आप एकदम कंजर्वेटिव टाइप ऑफ बंदे हो कि आपको रिस्क नहीं लेना है। कि पहले मैं आपकी नीड समझूंगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है वो मैं आपको अभी जब डिटेल में प्लानिंग स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ जब बता दूंगा। ठीक है, अभी बता दूंगा ये तीनों स्टेप का ब्रीफ देने के बाद। तो और ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है प्लानिंग के बाद, एग्जीक्यूशन स्टेप। एग्जीक्यूशन स्टेप में क्या करना होता है हमें, हम डिसाइड करते हैं कि कितना एसेट हमें एलोकेट करना है, मतलब स्टॉक्स में कितना डालना है, बॉन्ड्स में कितना डालना है, एफडी कितने की करानी है, वो होता है एसेट एलोकेशन। उसके सिक्योरिटी एनालिसिस में भी यही करेंगे कि कितना सिक्योर है, कितनी सिक्योरिटी हमें मिल रही है जब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे। थर्ड, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो। ठीक है, एग्जीक्यूशन में हम एक्चुअली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एंड थर्ड वन इज फीडबैक स्टेप। फीडबैक स्टेप क्या होता है, फीडबैक स्टेप में हम जब जब भी हम पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि जो हमने इन्वेस्ट करा है
उससे कहीं वो कहीं लॉस में तो नहीं जा रहा। जितना हमने प्राइस सेट कर रखा होता है, मान लो आपने सेट कर रखा है कि 8% से लॉस में नहीं जाना चाहिए, तो आप मॉनिटर करते रहते हो कंटिन्यूअसली। और 8% से ज्यादा लॉस में जा रहा है तो यू नीड टू एग्जिट द पोजीशन। ठीक है, ये हो गया परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। एंड सेकंड वन इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग। इस इन दोनों पॉइंट को भी अगेन हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये हो गया। अब प्लानिंग स्टेप्स के जो पॉइंट था हमारा, वो डिस्कस करते हैं डिटेल में प्लानिंग स्टेप को। प्लानिंग स्टेप कैसे स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है सारा। ये जो प्लानिंग स्टेप है वो स्टार्ट होता है विद द एनालिसिस ऑफ डबल आर डबल टी डबल एल आई। कि इसमें हमें इन 7 चीजों की एनालिसिस करनी पड़ती है। क्या 7 चीजें हैं, इजी है। डबल आर डबल टी डबल एल आई, वेर आर रेफर्स टू इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, रिस्क टॉलरेंस हो गया। हम देखेंगे कि आप कितना रिस्क सहन कर सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क सहन कर सकते हो तो आपके लिए रिस्की एंड हाई रिटर्न वाले उसमें डालेंगे पैसा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपके लिए मेच्योर कंपनीज में पैसा डालेंगे। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज रिटर्न ऑब्जेक्टिव। रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको हर महीने पैसा चाहिए, या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। आप 1-2 करोड़ रुपए 10-12 साल तक हमें देके भूल सकते हो, मतलब उसमें आप कोई भी रिटर्न एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो रिटर्न ऑब्जेक्टिव। टाइम हॉरिजन, आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, टाइम हॉरिजन देखा जाएगा। एंड फोर्थ वन इज टैक्स एक्सपोजर। आपको टैक्स से बचना है। टैक्स से बचना है तो आपका कहीं और इन्वेस्ट करा जाएगा, टैक्स से नहीं बचना है तो आपका कहीं और इन्वेस्ट करा जाएगा। टैक्स एक्सपोजर हो गया। लिक्विडिटी नीड, लिक्विडिटी नीड भी वही है। ठीक है, लिक्विडिटी नीड क्या हो गई, लिक्विडिटी नीड मतलब कि आपको हर महीने पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट से नहीं। जैसे आप एग्जांपल लो ओल्ड एज लोगों का, उनका क्या होता है कि उनको, वो थोड़े कंजर्वेटिव भी होते हैं और उनको साथ साथ अपने लिए, मतलब जब जहां भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो जनरली एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, और उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हर महीने हम ये 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें हर महीने अराउंड लाख रुपए महीना मिल जाए तो हमारी जिंदगी कट जाए अच्छे से। ठीक है, अगर लिक्विडिटी नीड देखेंगे कि आप उस टाइप के बंदे हो या फिर अभी आप यंग हो, रिस्क ले सकते हो, वो इनकम नीड्स। इनकम नीड्स मतलब कि आपको उस उससे इनकम की कोई, आप इनकम का स्रोत क्रिएट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। एंड इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस, ठीक है, जो आपको पता है। ठीक है, ये इन सब का एनालिसिस करना होता है आपको प्लानिंग स्टेप में। ठीक है, मतलब क्लाइंट के बारे में ये सब आपको चीजें जाननी होती हैं। उसके बाद एक आईपीएस फ्रेम करना होता है। आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टैंडर्ड। ये होता क्या है, ये आपका एक रिटर्न प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, आईपीएस क्या होता है, ये इसमें हम जो जो वो क्लाइंट की नीड होगी वो हम लिखेंगे, और उसके बाद एक ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड वो क्या क्या चीजें हैं जो वो अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहता है या वो अपने पोर्टफोलियो में चाहता है। अच्छा, मान लो अब वो चाहता है कि उसका जो पोर्टफोलियो है वो विदाउट रिस्क तो 40% तक का साल का रिटर्न दे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। मतलब नियरेस्ट पॉसिबल है, ऐसा कोई, मतलब ऐसे कोई कर ही नहीं सकता कि 40% तक पोर्टफोलियो का रिटर्न है और रिस्क जीरो। ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा उसे। तो वो उसके अकॉर्डिंग देखता है कि वो किस किस टाइप का उसका कंस्ट्रेंट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीजों को देखते हैं। तो क्या मान लो आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टैंडर्ड बना दिया, और उसने बोला, मतलब मान लो उसने 20 साल का था, मतलब 30 ईयर्स का था वो, और उसका 6 साल का सन था। अब उसके बाद 10 साल बाद 40 ईयर्स का होने के बाद वो कहेगा कि अ, अब कि मेरा जो बेटा है वो कॉलेज में आने वाला है, तो मुझे उसकी फी पे करनी है, तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे निकाल के दो। ठीक है, तो क्या आपको आईपीएस चेंज करना पड़ेगा? आप क्या उसे मना कर दोगे कि नहीं, आईपीएस में तो ये लिखा हुआ है, मैं चेंज नहीं कर रहा? नहीं कर पाओगे ना ऐसे, क्योंकि ऐसे तो वो भाई हर्ट हो जाएगा। तो ये आईपीएस जो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टैंडर्ड, वो रिजिड नहीं होता है हमारा, वो एक डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब कि इसको हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब मान लो इसको करना होता है इनफैक्ट। ठीक है, आईपीएस को क्या होता है, आईपीएस को हर साल आपको ये करना होगा। आपका जो आफ्टर एवरी ईयर आपको अपने क्लाइंट से मिलना होगा, उनसे पूछना होगा कि आपकी जिंदगी में कोई चीज ऐसी चेंज तो नहीं आई है, आपको कोई फ्यूचर में इनकम नीड्स की जरूरत तो नहीं पड़ सकती है। अगर वो कहेंगे कि ये चीजें चेंज आई है, इनकम नीड की जरूरत पड़ सकती है, तो आप जो उसका पैसा था जो लगा हुआ उसको निकाल के किसी और सोर्स में लगा दोगे जो उसकी उस पर्टिकुलर नीड को पूरा कर रहा हो। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जो आईपीएस है उसको हमें अपडेट करना होता है। हर साल में एक बार तो करना होता है, या फिर कब जब भी इन्वेस्टर आपके पास आके बोलता है कि मेरे भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें परिवर्तन करते रहने होते हैं। ठीक है, ये हो गया आईपीएस की आईपीएस रिजिड होता है।
तो चलिए अब एग्जीक्यूशन स्टेप था जो हमारा, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा कि इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी: एलोकेशन ऑफ एसेट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले एलोकेशन ऑफ एसेट को देखते हैं कि हमें कैसे एलोकेट करना चाहिए एसेट को, मतलब कि कैसे डिटरमाइन करना चाहिए कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। तो इसमें हमने क्या करना होगा, सबसे पहले दो अप्रोचेज होती है एलोकेशन ऑफ एसेट की। फर्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड इज बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच ये कहता है कि इसमें हमें सबसे पहले जो टॉप की चीज है, जो सबसे बेसिक चीज है, दैट इज कि मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट वेरिएबल्स जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट को देखो। उसके बाद जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, उसकी पूरे मार्केट को एंड इंडस्ट्री को पूरा इवेलुएट करो कि वो आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्री है भी या नहीं है। ठीक है, वो भी करने के बाद ठीक है, उसको एनालिसिस करो। सपोज कि आप एआई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट वेरिएबल देखो कि जिस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री की कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस कंपनी की जीडीपी ग्रोथ कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, ये सब देख लोगे। उसके बाद आपको जैसे एआई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको देखना होगा कि जो एआई कंपनी है वो, उसका फ्यूचर में कोई स्केलेबिलिटी है या नहीं है। तो फ्यूचर ग्रोथ है अगर एआई इंडस्ट्री की, तो आपको फिर ये क्राइटेरिया देखना होगा। थर्ड क्राइटेरिया होगा, उस लास्ट क्राइटेरिया आपका क्या होगा टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग, कि आपको लास्ट में ये देखना होगा कि जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज कोई एक्स वाई जी रोबोटिक कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद मतलब एक कंपनी है से टेस्ला, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये लीस्ट कंसर्न होता है अकॉर्डिंग टू टॉप डाउन अप्रोच। नाउ लेट इफ आई टॉक अबाउट दिस बॉटम अप्रोच, तो बॉटम अप्रोच क्या कहता है कि इसमें हमें जैसे उसमें वो था कि सब लास्ट में देखते थे इसको, कंपनी को। इसमें सबसे पहले हम कंपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को देखेंगे। जैसे जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, मतलब मैनेजमेंट कैसी है उस कंपनी की, एंड बिजनेस ग्रोथ कैसी हो रही है, मतलब प्रॉफिट कंपनी कमा रही है नहीं है, एनुअल सेल्स देखेंगे। एंड हम लीस्ट कंसर्न होंगे अबाउट देयर ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, की उनकी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ क्या है, उसके बारे में हम लीस्ट कंसर्न होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो सबसे प्रैक्टिकल एंड मोस्ट यूज्ड अप्रोच होता है वो बॉटम अप्रोच ही होता है, जिसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखते हो, रादर देन उस जिस कंपनी में कंट्री है उसकी जीडीपी देखना। वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सल वे हो जाता है, पर करंट में बॉटम अप अप्रोच यूज होता है। ठीक है, सेकेंड वन है सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस इसी का पार्ट है आपका एग्जीक्यूशन स्टेप का। फर्स्ट था एलोकेशन ऑफ एसेट, उसके दो पार्ट थे। सेकंड है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस एनालिसिस क्या करता है, ये इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि हमें वेदर टू इन्वेस्ट इन शेयर और वी शुड इन्वेस्ट इन बॉन्ड। ये डिपेंड करेगा क्लाइंट की नीड पे। अगर क्लाइंट सेफ रहना चाहता है तो बॉन्ड पे जाएंगे, अगर जो क्लाइंट है वो रिस्क लेना चाहता है तो शेयर पे जाएंगे। थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ये नहीं कि आपने खाली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें पैसा लगा दिया, आपको अलग अलग सेक्टर्स की सबसे ग्रोथेबल कंपनीज में पैसा लगाना होता है इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट अमाउंट दैट अ कंज्यूमर और दैट योर क्लाइंट एक्सपेक्ट्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। अब हम बढ़ते हैं फीडबैक स्टेप पे। फीडबैक स्टेप क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक फाइनल स्टेप होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस का। ठीक है, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जहां भी हमने इन्वेस्ट करा है कंपनी के वो क्लाइंट के पैसे, जिस भी एसेट में इन्वेस्ट करा है, उसको हम इवेलुएट करते हैं, उसका रिस्क देखते हैं, जितना रिस्क, कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है, एंड इन्वेस्टर के क्या हालात हैं, वो किन हालातों में पैसा दे रहा है हमें। एंड पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रीबैलेंस करते रहते हैं। मतलब अगर मान लो कोई कंपनी जीरो बिल्कुल गिरते जा रही है, तो अगले साल क्या करते हैं हम, उस कंपनी से जनरली पैसे निकाल के जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करने की उम्मीद है उसमें लगा देते हैं उसका पैसा। ठीक है, ऐसा ऐसा करते हैं। और एक मैनेजर होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की एक बेंचमार्क सेट करता है, जो आईपीएस में लिखा हुआ है। मान लो आईपीएस में लिखा हुआ है क्लाइंट ने कि हम 10% से ज्यादा रिस्क नहीं झेल पाएंगे, तो वो मैनेजर इंश्योर करता है कि 10% से तो एक तो लॉस जाए ना, पर जाए तो 10% से ज्यादा का लॉस ना जाए। उससे पहले पहले में हम उनका जो आईपीएस है वो क्लोज कर दे, और उनसे अब बात करें एक री आईपीए, एक नया आईपीएस कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है, ये हो गया हमारा फीडबैक, जिसमें हमें
टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जैसा हमने प्लान किया था वैसे चीज जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है। अब इसमें अपना बचता है वो जो हमारा था, व्हाट वाज दैट, वेट वेट वेट, इसमें हमारा जो था, इसमें ओवरव्यू में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस था उसका एक लास्ट टॉपिक और बचता है, दैट इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टर दैट वी सी व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो। किन किन लोगों का हमें पोर्टफोलियो बनाने का मिल सकता है। तो ये जो सीएफए सब्जेक्ट है आपका बहुत प्रैक्टिकल है, अच्छे से करना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। हम्म। ठीक है। अब हम करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टर, कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारे जो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं वो आई गेस 6 टाइप्स के होते हैं, नहीं 7 टाइप्स के हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, इन सबके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है। अभी ये स्टूडियो स्टॉप्स के नोट्स करने की बात है ना, अब हम क्वेश्चंस और फेजर रीड मार के देखेंगे, देखना आपको बहुत इजीली अच्छे समझ आएगा अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, पहला होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होता है, ये इन्वेस्ट करता है वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए, जैसे परचेजिंग अ हाउस, कोई घर खरीदा, या अपने चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो इन्वेस्ट करता है। ये हो गया इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सेकंड है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान में क्या होता है, ये एक रिटायरमेंट प्लान होता है जो एक एम्प्लॉय, डिफाइंड रिटायरमेंट, ये एक रिटायरमेंट प्लान होता है एक एम्प्लॉय का, जहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मिलके पैसा लगाते हैं। ठीक है। हर महीने जो पीएफ कटता है आपका वो क्या, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान। ठीक है। तो इसमें फिर आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिल जाता है, आपको एक लमसम मिल जाता है, पीरियोडिक पेमेंट मिलती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, अब अगर मान लो आपको कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिल गया तो उसका क्या पोर्टफोलियो बनेगा। अगर कोई रिटायरमेंट वाला बंदा मिल गया तो उसका क्या पोर्टफोलियो बनाना है आपको, कि उसके पास रिटायर होने के बाद 40 साल के बाद इतना पैसा आया था, मान लो 40 पे रिटायर हो रहा है तो उसके बाद उसके पास इतना पीरियोडिक पैसा है, तो उसको इंश्योर कैसे करोगे आप, ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ता है आफ्टर डूइंग सीएफए। और थर्ड वन इज इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड कौन सा फंड होता है, इंडोमेंट फंड वो फंड होता है जो डेडिकेटेड होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है। ये इंडोमेंट फंड जनरली हो गया, जैसे हमारा सीएफए कम्युनिटी है, ये जैसे ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं हम जैसे अनप्रिविलेज लोगों को, तो उसके लिए ये इनको भी तो पैसा कहीं से चाहिए होता होगा, तो ये जो पैसा होता है इनको कहीं कोई लोग दे देते हैं, जो अच्छी एरोडाइट एस्टीम पर्सनालिटीज होते हैं वो इनको डोनेट कर देते हैं। ठीक है। और ये जो इनको पैसा मिलता है वो ये इन्वेस्ट करते हैं टू गिव द स्कॉलरशिप्स। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सोसाइटी रन करता है। तो अब जैसे मान लो सीएफए सोसाइटी अपने पैसे, जो उनको पैसा मिला है वो आपको दे दे और बोले कि भैया हम जो इतना सारा पैसा मिल गया है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें जो साल में ब्याज मिलेगा, इस मतलब रिटर्न आएगा, उसी उसी से हम लोगों को सीएफए स्कॉलरशिप दें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पास पैसा जो रहेगा उससे हम लॉन्ग टाइम तक दे पाएंगे। मान लो कि अगर ये सारा पैसा यूज करते हैं तो ये 1,000 लोगों को देते हैं, पर अगर ये रिटर्न से खाली रिटर्न रिटर्न से देंगे साल में, तो हर साल ये 100 दे पाएंगे, तो ये ज्यादा बेटर है ना। हर साल तुम 100 दे रहे हो और तुम्हारे पास पैसा भी बच रहा है, उसके बाद भी जो पैसा बच रहा है उससे तुम दोबारा दे सकते हो। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो इंडोमेंट फंड के लिए तुम्हें क्या प्लान करना होगा, ये तुम्हें देखना होता है बैंक्स। अब बैंक्स का काम क्या होता है, बैंक्स का काम होता है जो भी वो लोन दे रहा है या जो भी जहां भी वो निवेश कर रहा है उसका जो इंटरेस्ट है या जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो एज कम्पेयर टू दी बैंक जो पे करता है एक एफडी के लिए, या किसी को थोड़े असिस्टेंस एफडी वगैरह के लिए, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के लिए जो देता है वो पैसे, उससे ज्यादा उसे रिटर्न मिले इन टर्म्स ऑफ बैंक लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए कैसे आपको इंश्योर करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आपको कि जो आप एफडी से ज्यादा रिटर्न निकाल के बैंक को दे पाओ, क्योंकि बैंक्स भी आपको पोर्टफोलियो देती है मैनेज अपना रन करने के लिए, राइट। नाउ फिफ्थ वन इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपने फंड्स को पूल करती हैं ऑफ मैनी इन्वेस्टर्स, जो मतलब काफी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सबका थोड़ा छोटा छोटा पैसा ले लिया, जैसे एसआईपी आपने सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जो सबका छोटा छोटा पैसा म्यूचुअल फंड की फॉर्म में रन करती है। मान लो सबने, किसी ने 50 दे दिया, किसी ने 30 दे दिया, ऐसे ऐसे करके वो कंपनी को 500 करोड़ रुपए मिल गए, तो वो कंपनी किसी भी एक पोर्टफोलियो बनाएगी और जो उससे रिटर्न मिलेगा वो उन
क्लाइंट्स को दे देगी जिन्होंने छोटा छोटा पैसे लगाया था, अकॉर्डिंग टू द रेशियो एट विच दे हैव गिवन देयर मनी। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट कंपनी का। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी करती है, ये कस्टमर का जो प्रीमियम होता है उसको इन्वेस्ट करती है। मान लो आपने देखा होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हर साल एक प्रीमियम लेती है, या हर महीने एक प्रीमियम लेती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मरीन इंश्योरेंस कंपनी, उसको क्या करती है फिर ये कंपनी, उसको निवेश कर देती है। ठीक है, उसको क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। उसका पैसा जो मिल रहा है वो हमें दे देती है, सीएफएस को, और बोलते हैं कि इसको इसको मैनेज करो और इस तरीके से करो कि हमारा जो कंपनी है वो अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर पाए। तो जो अब हमारे सेवेंथ टाइप के क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए हमें फंड मैनेज करना पड़ता है, हम सीएफएस को, तो वो है हमारे सॉवरेन वेल्थ वेल्थ बॉन्ड्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी एक एसेट का पूल करते हैं। ये इनके पास भी वैरायटी ऑफ पीपल के मनी होते हैं, और ये पर एक सरकारी होता है पूरी तरीके से, इसमें कोई प्राइवेट का इंटेलिजेंस नहीं होता है। इसका एग्जांपल है जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह, आपने देखोगे ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो इशू करे जाते हैं, वो एक सॉवरेन वेल्थ बॉन्ड ही तो होता है जो पब्लिक को दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको अभी आप हमें 20,000 दे दीजिए, हम आपको 3 साल बाद 30,000 रुपए दे देंगे। ऐसा करके कुछ स्कीम्स वगैरह होती हैं, तो वो सॉवरेन वेल्थ बॉन्ड्स गवर्नमेंट के होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है। जैसे एक है फॉर एग्जांपल चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एक कंपनी है, मतलब कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट है, जो चाइना कंट्री है वहाँ पे गवर्नमेंट एक बॉन्ड रन करती है जिसका नाम है चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। वो क्या करता है, वो लोग भी क्या करते हैं, जो पब्लिक से पैसा लेते हैं, और ये गवर्नमेंट कंपनी होती है तो लोग भी पैसा दे देते हैं इन्हें, और कुछ टाइम के बाद वो उनको ज्यादा पैसे लौटा देते हैं। तो इससे पब्लिक का भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा होता है। गवर्नमेंट का क्या फायदा होता है, गवर्नमेंट इस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है और उससे हाई रिटर्न मिलता है उसे, उसमें जो हाई रिटर्न मिला उसमें से ही कुछ पार्ट वो पब्लिक को दे देती है, तो पब्लिक भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। तो ये होते हैं सॉवरेन वेल्थ बॉन्ड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स का। ठीक है, इसमें हम जो जो इन्वेस्टर्स अभी हमने पढ़े कि किन किन टाइप के इन्वेस्टर्स का हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है, अब हम क्या करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि उनका जनरली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेसिक नीड्स वांट्स क्या होती है बेसिक उन सब की। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, जैसे शाहरुख खान खान हो गया, या फिर सलमान खान, या और भी कोई बड़ी पर्सनालिटी हो गई, उनके अगर हमें फंड मैनेज करने पड़ेंगे, तो जो उनकी रिस्क टॉलरेंस होगी वो डिपेंड करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अमिताभ बच्चन की रिस्क टॉलरेंस अलग होगी, आपकी रिस्क टॉलरेंस अलग होगी। ठीक, हर इंडिविजुअल की रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करेगी ऑन इंडिविजुअल। इन्वेस्टमेंट होराइजन भी डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की, लॉन्ग टर्म देख रहा है कोई, या शॉर्ट टर्म देख रहा है, मीडियम टर्म देख रहा है, राइट। ठीक है, ये चीजें भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेंगी। ठीक है, और लिक्विडिटी नीड्स होंगी आपकी, मतलब कि पैसे आपको कब, जब जो अंबानी जी हैं उनकी लिक्विडिटी नीड हो सकती है कि उन्हें लो लिक्विडिटी नीड हो सकती है उनकी, कि उनको अर्जेंट में पैसा नहीं चाहिए होगा, वो पैसा रख के भूल सकता है, 200-300 करोड़ रुपए दे दिए और भूल गया। ठीक है, पर हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी नीड जो होती है हमारी, वो भी डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की, किसको कितना जल्दी जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है उसे रिटर्न चाहिए। इनकम नीड भी डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है। और अगर इन्वेस्टर अगर बैंक है, अगर हमें बैंक का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, फंड मैनेज करना है, तो उसकी रिस्क टॉलरेंस लो होगी, क्योंकि वो उसका बैंक का खुद का पैसा थोड़ी होता है। ये तो हम आम जनता का पैसा होता है जो बैंक एक सीएफए को दे देता है और बोलता है कि इस फंड इससे हमें हाई रिटर्न ला के दो जिससे हम प्रॉफिट कमा सके। मतलब जो 6% का 9% समथिंग का जो हम ब्याज दे रहे हैं, 8-9% का साल का, तो उस ब्याज से ज्यादा का हमें तुम सालाना रिटर्न दो। ठीक है, बैंक बोलता है उसको, इन्वेस्टर को, सॉरी, ये जो सीएफए इसको बैंक बोलता है। तो जो रिस्क टॉलरेंस होती है बैंक की वो लो होती है, क्योंकि वो रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि अगर जो मान लो पैसे वगैरह बैंक में पड़े होते हैं, वो जनरली, ये वो कोई बंदा रख के 100 साल तक तो नहीं भूल जाता, उसे 3-4 साल में, या 2-3 साल में, 5-6 साल में पैसा चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट होराइजन स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है इसमें। लिक्विडिटी नीड हाई होती है, मान लो किसी ने बोला कि भैया मुझे पैसा अभी अभी के अभी चाहिए, तो उसको बैंकों से को लाके देना पड़ेगा, तो लिक्विडिटी नीड हाई होती है इसमें। जब जैसी वो बैंक का सीएफए का बोलेगा कि पैसा दो, तो उसे 1-2 दिन के अंदर उसका पैसे का बंदोबस्त बैंक को कराना पड़ेगा जो उसने पैसे दिए थे। ठीक है, इनकम नीड जो बैंक वगैरह होता है, बैंकों की इनकम नीड भी होती है, क्योंकि बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू ऑल द
इंडिविजुअल्स, लाइक जैसे 8-9% का जो सालाना ब्याज जाता है वो बैंक को पे करना पड़ता है कस्टमर्स को। ठीक है, तो इनकम नीड्स भी इनकी होती है बैंक्स वगैरह की, ऑन द मनी दैट दे हैव रिसीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल का, बैंक्स का। अब इंडोमेंट्स क्या होते हैं? इंडोमेंट्स भी में इंडोमेंट फंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इंडोमेंट फंड वो फंड होते हैं जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो गया आपके, जैसे मैंने बताया था सीएफए, जैसे सीएफए स्कॉलरशिप निकालता है, तो उसके लिए जो उसको चैरिटी मिलती है वो बड़े बड़े लोग देते हैं कि भाई ऐसे इतना पैसा हमारे से ले लो, और सीएफ कुछ जो लोग सीएफए करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो इंडोमेंट फंड ये हो गया। तो जो अगर मान लो आपको इंडोमेंट फंड सीएफए तो नहीं देगा आपको पैसा। मान लो कोई एनजीओ है वो आपको पैसा देता है और बोलता है कि हमें ये पैसा मिला है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, तो हम नहीं चाहते कि हम सारा पैसा यूज कर लें अभी एजुकेट करने में। हम चाहते हैं आप इससे जो रिटर्न लाओगे उससे हम एजुकेट करें बच्चों को। तो इस इनकी रिस्क टॉलरेंस हाई होती है कि इनको कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता पे बैक करने का, राइट। इसके इनकी इंडोमेंट फंड्स की रिस्क टॉलरेंस हाई होती है, रिस्क ले सकते हैं वो। इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग होता है। लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि इनसे कोई हिसाब ऐसा ऐसा लेता लेगा नहीं, मतलब लेते हैं पर अगर ये बताएंगे कि हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया है, एक सीएफए को दे दिया है, और जो रिटर्न आ रहा है उससे हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये पैसा आप सालों साल तक चला सकते हो, 30-40 साल तक भी चला सकते हो, ज्यादा भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हो फ्रॉम द रिटर्न्स दैट यू जनरेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग होता है। लिक्विडिटी नीड्स लो होती है इनकी, कोई ऐसी लिक्विडिटी नीड नहीं होती है कि इनको अर्जेंट में पैसा किसी को देने के लिए चाहिए होता है। ये इनका जो पैसा होता है इनके पास खुद पड़ा रहता है। ठीक है, इनको बस उस पैसे को यूज करना होता है टू एजुकेट द अदर पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, या हु विशेस टू गेट एजुकेटेड, या जो भी है। ठीक है, इंडोमेंट फंड वो हो गया। और इनकम नीड्स क्या होती है? इनको स्पेंड करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीएफए को जो स्कॉलरशिप मिली उसको इन्हें इन्वेस्ट करना होता है, जो भी इनका पैसा होता है। ठीक है, राइट, तो इनको पैसा अपना इन्वेस्ट करना होता है। तो पैसे ये अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो स्पेंड करना होता है इनको, तो इस चीज का इनको ध्यान रखना है कि जो पैसा है वो ये स्पेंड कर पाए। और नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है उनका रिस्क टॉलरेंस लो होता है। अगेन क्यों लो होता है? क्योंकि इनके पास ये खुद का पैसा नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट होराइजन इनका लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। लॉन्ग किस केस में होगा? लाइफ इंश्योरेंस है तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा वो लॉन्ग होगा। तो हमने देखा कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है तो लॉन्ग होता है, क्योंकि वो लंबे टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा 30-40 साल बाद या 20-30 साल बाद, एटलीस्ट इतने साल बाद ही ऑन एन एवरेज इस चीज की डिमांड करेगा। वेराज जो पीएनसी होता है आपका, ये कहता है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। ये क्या होता है? जो भी आपके एसेट वगैरह के लिए आप इंश्योरेंस करा के रखते हो, जो भी डैमेजेस, मान लो कोई आपने घर का इंश्योरेंस करा रखा है, वो पीएनसी के अंदर आएगा कि अगर आपके घर को कुछ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो उस केस के लिए ये प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह के लिए आप इंश्योरेंस करा के रखते हो, या किसी भी एसेट के लिए आप इंश्योरेंस करा के रखते हो। ठीक है, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जब भी आपका कुछ प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हो गया प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट। अब लिक्विडिटी नीड्स की बात करते हैं। जो लिक्विडिटी नीड्स होती हैं वो क्या होती है? वो हाई होती है आपकी। ठीक है, इंश्योरेंस के केस में लिक्विडिटी नीड हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें आपको जैसे अगर इंश्योरेंस के लिए पैसे मांगने कोई आया तो आपको उसको पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करनी पड़ेगी तो आपको जो उनका पैसा डिपॉजिटेड है वो भी आपको सीएफएस से लेके जो उन्होंने इन्वेस्ट करा तो वो सब विड्रॉ करके उनको पे बैक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इनकम नीड्स लो होती है, ऐसा हाई नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ आपको पे वे नहीं करना होता लोगों को, राइट। तो ये इंश्योरेंस का हो गया। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स में भी जो रिस्क टॉलरेंस होती है वो डिपेंड करती है फंड पे, कि आपका फंड जो मतलब कैसा है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ब्लू चिप है, क्या है। ठीक है, जैसे स्मॉल कैप के केस में जो बंदा स्मॉल कैप में पैसा लगा रहा है म्यूचुअल फंड में, उसकी जो रिस्क टॉलरेंस होगी वो हाई होगी। वेराज अगर कोई पर्सन है वो ब्लू चिप पे पैसा लगा रहा है तो उसकी रिस्क टॉलरेंस आपकी लो होगी, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता कंपैरेटिवली। इन्वेस्टमेंट होराइजन भी डिपेंड करता है फंड टू फंड। लिक्विडिटी नीड इसमें भी अगेन हाई चाहिए, क्योंकि
मान लो एक बंदे ने अपनी एसआईपी करी, उसने सोचा 10 साल तक चलाएगा, पर उसको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, तो उसने कहा कि भाई 1 साल बाद ही उसने कहा कि मुझे पैसा दे दो। तो सीएफएस को, जो फंड मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स को पैसा वापस करना पड़ेगा, राइट। तो ये लिक्विडिटी नीड इसमें हाई होती है, और इनकम नीड डिपेंड करती है फंड टू फंड। कुछ फंड्स होते हैं जो आपको कुछ मंथली पेमेंट या कुछ दे देते हैं, वहीं कुछ फंड्स होते हैं जो आपको कुछ मंथली पेमेंट वगैरह कुछ नहीं देते, बस रिटर्न्स देते हैं। डिपेंड करता है फंड टू फंड। अब बात करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की। ये भी आपको मैंने बता दिया था, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है आफ्टर रिटायरमेंट, एक पर मंथ, एक पीरियोडिकली पेमेंट जो देता है वो। ठीक है, तो इसमें जो रिस्क टॉलरेंस होती है डिफाइंड बेनिफिट प्लान में, रिस्क टॉलरेंस हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये उसको रिटायरमेंट के बाद देना है, तो आप जो उसका पैसा है वो अभी करंटली एक जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग होता है, अगेन लिक्विडिटी नीड्स लो होती है। ठीक है, कुछ ऐसा पैसे मांग नहीं सकता वो रिटायरमेंट से पहले। और ये इनकम नीड्स डिपेंड करती है एज टू एज। ठीक है, राइट। तो ऐसे हमारा इसी के साथ साथ हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पूरे हो गए हैं। अब हमारा ये जो मॉड्यूल 1 की मैंने बात करी थी आपसे, दैट विच वॉज दिस मॉड्यूल 85.1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज मॉड्यूल 85.2। अभी अभी तो बहुत कुछ रह रहा है, बट ओनली थिंग दैट इज कंप्लीटेड इज 85.1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो श्वेजर में दे रखे हैं। लेट्स सी इफ वील बी एबल टू कंप्लीट दैट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब श्वेजर के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, कंपेयर टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल सिक्योरिटी। अगर हम सिंगल सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करने की जगह अगर हम डाइवर्सिफाई करें, तो उससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या होता है? इनके आंसर पहले आप अपनी नोटबुक में लिखिए, देन कमेंट सेक्शन में को बताना कि आपके कितने आंसर सही गए आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, उससे मेरे को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं अपना टीचिंग पैटर्न को थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करूंगा अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो अगर तो कंपेयर टू इन्वेस्ट इन सिंगल सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड इन्वेस्टर अ वे टू। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है? इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करता है? एक तरीका प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या उससे डाइवर्सिफिकेशन से रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है? मैंने बताया था ये। या वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कि जो उतार चढ़ाव होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। या इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न, हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बताइए आपको क्या आंसर लग रहा है, फटाफट नोटबुक में लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना जो जो अच्छे से वीडियो को देख रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, डिक्रीज द वोलेटिलिटी ऑफ। ठीक है, उतार जो डाइवर्सिफिकेशन ये करता है, जो हमारे उतार चढ़ाव होते हैं उसको डिक्रीज कर देता है डाइवर्सिफिकेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी कंसीडर एन अप्रोप्रिएट शेड्यूल फॉर रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, आईपीएस को अपडेट करने का कौन सा लीस्ट लाइकली वे होगा? लीस्ट कंसिडर्ड, लीस्ट बॉदरेबल वे होगा, या मतलब जिसको सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे, वो कौन सा होता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में? कि हमें रेगुलर इंटरवल पे करना चाहिए। हाँ जी भैया, हमें रेगुलर इंटरवल पे हर साल पर करना चाहिए, मैंने आपको स्टेटमेंट में लिखवाया था। तो ये लीस्ट लाइकली तो नहीं होगा। साथ साथ व्हेन देयर इज अ मेजर चेंज इन द क्लाइंट्स कंस्ट्रेंट्स, जब भी मेजर चेंज आएगा क्लाइंट के कंस्ट्रेंट में, क्या जब ये लीस्ट कंसीडर करना चाहिए? नहीं। क्या आईपीएस को जब मतलब मेजर चेंज जब आता है, क्या जब भी देखना चाहिए? ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मेजर चेंज आएगा तो उससे उसके पहले माइनर चेंजेस आ रहे हैं, जब भी हमें अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए, उससे पहले इवेलुएट करना चाहिए, राइट। तो थर्ड वन इज फ्रीक्वेंटली बेस्ड ऑन द रीसेंट परफॉर्मेंस। जो रीसेंट परफॉर्मेंस है पोर्टफोलियो की, उसके बेस पे हमें आईपीएस को चेंज या अपडेट करना चाहिए? नहीं। हमारा लीस्ट लाइकली टू बी कंसीडर में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? ऑप्शन बी, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो टॉप डाउन सिक्योरिटी एनालिसिस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? आप याद करिए, मैंने आपको दो एनालिसिस कराए थे, एक टॉप डाउन था, एक बॉटम अप था।
टॉप डाउन में क्या होता था, टॉप डाउन में सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन देखते थे, फिर इंडस्ट्री देखते थे कि कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, फिर कंपनी को टारगेट करते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आप बहुत इजीली बता दोगे। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी में से बताइए कौन सा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज एग्जामिनिंग इकोनॉमिक कंडीशन। राइट। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन, ये ऑप्शन सी हो गया इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज लीक लाइकली टू इज लीस्ट लाइकली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस। ठीक है, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो कौन सा ये भी लीस्ट लाइकली पूछ रहा है, मतलब जो लास्ट में कंसिडर करना चाहिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस। ठीक है, कि अगर मतलब कौन सा है जिसमें वो हमें बहुत कम चांसेस है कि लॉसेस से प्रोटेक्ट कर पाए। जब सिवियर मार्केट टर्मोइल हो, मतलब कि जैसे कोविड आ गया था सिवियर मार्केट, उसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमें लॉसेस से बचा देता। या जब मार्केट नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हो, या व्हेन पोर्टफोलियो सिक्योरिटी और लो रिटर्न कोरिलेशन। लो रिटर्न कोरिलेशन मतलब कि जब जो लो बेसिकली लो रिटर्न आ रहा हो आपको पूरे ओवरऑल मार्केट से। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ड्यूरिंग सिवियर मार्केट टर्मोइल। ठीक है, अगर जैसे कोविड है, कोविड के टाइम पे सारे स्टॉक्स गिरे थे, तो उस केस में चाहे कोई भी कंपनी हो, नुकसान तो सबका हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लो रिस्क टॉलरेंस एंड हाई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ये अभी मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे वो आपने पढ़े होंगे, तो आपको इजीली पता कर लोगे कौन सा आंसर होना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, लो रिस्क टॉलरेंस मतलब उसकी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो लो है, और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई है। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मतलब जो उसको पैसा चाहिए, वो पैसा उसे कभी भी चाहिए हो सकता है, वेरा जो रिस्क टॉलरेंस है उसकी लो है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए थे वो एक बार जाइए और पढ़ के देखिए, फिर आपको आंसर इजीली पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो लो रिस्क टॉलरेंस एंड हाई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिस्क कम और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फाउंडेशन, लो रिस्क टॉलरेंस एंड हाई, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्यों, कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका जो रिस्क लेने की क्षमता होती है वो लो होती है, क्योंकि अगेन वो पब्लिक का पैसा यूज कर रही है तो रिस्क ज्यादा ले नहीं सकती। पर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई होती है, उसे कभी भी पैसे, अगर कोई भी जो इंश्योर्ड होगा वो पैसे मांगने आएगा तो इनको देने पड़ सकते हैं, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ लॉन्ग टर्म होराइजन एंड लो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ एन, या ए। देखो, तो लॉन्ग टर्म होराइजन मतलब यही लंबे टाइम के लिए, एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट लो है, मतलब कोई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मतलब कि अभी कोई पैसे आपसे मांगने नहीं आएगा। इंडोमेंट में क्या होता पहले देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका क्या होराइजन लॉन्ग टर्म होता है। वो लाइफ इंश्योरेंस के इसमें लॉन्ग लॉन्ग टर्म होता है, पर क्या लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म होती, लिक्विडिटी लो होती है, नहीं हाई होती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। इंश्योरेंस कंपनी हो नहीं सकती है। और नाउ बात करें बैंक की, बैंक में भी क्या होता है, बैंक में जो होराइजन होता है शॉर्ट टर्म होता है, जो पैसे जो जमा कराते हैं लोग जनरली 5-10 साल तक के लिए कराते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इसमें जो बैंक होता है, बैंक में शॉर्ट टर्म होराइजन होता है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई होती है, क्योंकि इसमें भी लोग कभी भी पैसे मांगने आ सकते हैं। तो इस और ठीक है, तो हमारा ना तो बी होगा ना सी होगा, बच्चा कौन सा ए, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड में क्या होता है, आपके पास लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट लो होती है, क्योंकि इसमें आपसे कोई पैसे मांगने आएगा नहीं। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, इन अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान। जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान है उसमें क्या होता है, इसमें क्या एम्प्लॉय जो होता है एक्सेप्ट करता है इन्वेस्टमेंट रिस्क को, या जो प्लान स्पॉन्सर होता है, मतलब कि जो ओनर वो होता है एम्प्लॉयर या प्लान स्पॉन्सर होता है, वो क्या करता है, वो एक रिटायरमेंट इनकम प्लान करता है पार्टिसिपेंट्स के लिए। मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयर एक रिटायरमेंट इनकम डिसाइड करता है पार्टिसिपेंट के लिए कि जब रिटायर हो जाएगा तो उसको कितने पैसे देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है इजी, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान में क्या होता है, क्या एम्प्लॉय अज्यूम करता है इन्वेस्टमेंट रिस्क को? नहीं, पेंशन है भाई, इन्वेस्टमेंट रिस्क क्यों करेगा। प्लान स्पॉन्सर तो कंट्रीब्यूशन का हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन बी, इसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय की रिटायरमेंट अकाउंट में डिसाइड करता है कि इतने इतने पैसे उसके में हर महीने जाएंगे या हर क्वार्टरली मंथ हाफ ईयरली कैसे जाएंगे, वो डिसाइड करता है। राइट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन डिस्कस डिस्कस कर लिए 85.1 के श्वेजर के, ये वाले बैक क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो, टॉपिक में डाउट आया हो, फील फ्री टू रीच मी आउट। अपना बड़ा भाई समझ के मुझे जो क्वेश्चन में डाउट आ रहा है पूछ लेना, फीडबैक रियल देना, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, बिकॉज आई रियली नीड दैट। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो मैं प्रोफेशनल कोर्स पे एक प्लेलिस्ट बनाने का डिसाइड किया है। ठीक है, क्योंकि आई हैव सीन कि देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु couldn't afford that huge institutions की पढ़ाई। मतलब पढ़ाई तो खैर मैं अभी आपको उस लेवल करूंगा, पर जो फीस वगैरह होती थी वो नहीं कर पा रहे थे अफोर्ड, तो उनके लिए ये रिवॉल्यूशन प्लान है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 85.2 पे, वेयर वी विल डिस्कस एसेट मैनेजमेंट एंड पूल इन्वेस्टमेंट। टिल देन बेल बटन को प्रेस कर लेना। वीडियोस आपको 3 दिन, मतलब लाइक हफ्ते में 2 बार मैं ट्राई करूंगा, 2 to 3 बार मैं ट्राई करूंगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है वीडियोस को निकालने का, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं अगस्त से नवंबर बैच के। ठीक है, तो उसका मैं पूरा ट्राई करूंगा। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।